लोग डायरेक्ट सेलिंग के लिए नए हैं या कुछ कुछ लोग इतने पुराने हैं कि कम समय में, मतलब एक्सपीरियंस में, ऐसा बुराई नहीं कर रहा हूं। अभी सज्जन एक आए थे, यही है, कहाँ है भाई साहब 25 कंपनी वाले, ये देखिए, ये भाई साहब 25 कंपनियां करके 26वीं है ना डॉक्टर नेचर, ये 26वीं कंपनी डॉक्टर नेचर है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। सो है ना, क्यों ऐसा होता है ये तो मिस्ट्री है, लेकिन 25 कंपनियां अभी तक वो परख चुके हैं जो जिनके साथ इनको लगा कि कैरियर नहीं बन सकता है। सो इनको सबको भाई साहब वो लिस्ट बता देना है, ताकि गलती से कोई लोग है ना कम से कम और कुछ ट्राई करना दिए, 25 से तो बचे, है ना, ये 25 से तो बचे, क्योंकि भाई साहब हमारा भाई पूरा चेक करके आ गया 25 को। तो जब भी वहां उन कंपनियों से कोई रिश्ता आए तो बता देना भाई है हमारे भाई की ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई थी, वो टूट गई है, तो इधर रिश्ता लेके मत आओ। दोस्तों क्या है कि हम कुछ भी काम शुरू करते हैं ना जिंदगी में, उत्साह से शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उस इंडस्ट्री का ज्ञान, नॉलेज नहीं लेते हैं, सीखते नहीं है, तो कोई भी काम पूरा तरीके से होता नहीं है। तो हमें सीखना पड़ेगा हर चीज, हर काम करने के कुछ रूल्स रेगुलेशन, कोई इथिक्स, कोई फॉर्मूला, कुछ ना कुछ तो होता है ना तरीका। तो हमें बिना सीखे काम होने वाला नहीं है, राइट। आपका स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या आता है? जैसे मेरे फैक्ट्री में कुछ भी इंटरव्यू के लिए आते हैं तो लोग कहते हैं हम हार्ड वर्किंग, मैं मेहनती हूं। तो मैं सबको यही बोलता हूं कि भाई मेहनती तो तेरे को होना ही पड़ेगा। तू मेहनत नहीं करेगा मैं तेरा लात मार के बाहर निकाल दूंगा, मतलब जॉब से निकाल देंगे। मेहनत नहीं करेगा तो क्या करेंगे? आप घर में खाना बनाने के लिए किसी को हायर करें, मेड हायर करें, कुक हायर करें, तो वो कहती है कि मैं बहुत मेहनती हूं। अच्छा मेहनती हो, ठीक है, लेकिन सब्जी कैसे बनाते हो? तो बना के वो बताएगी खाना बहुत बेकार बनेगा, तो आप रखोगे उसको? मेहनती तो है लेकिन खाना अच्छा नहीं बनाती है, तो आप रखेंगे? नहीं। सो लाइफ में इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, किस तरीके से कर रहे हैं। आप कम मेहनती है लेकिन रिजल्ट ज्यादा ला रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं। आप 1 ही घंटा काम करें और आप 50 लाख बीवी कर रहे हैं, आपके अपलाइन को दिक्कत है, राइट। ये सब कैसे होता है? कुछ लोग कम समय में भी ज्यादा काम कर पाते हैं, ज्यादा लोगों को मैनेज कर पाते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, अंबानीज हैं, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, हजारों लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, राइट। सब कुछ सिस्टम से चल रहा है। यहां लोगों के पास 5 लोगों की टीम होती है, वो नहीं चलती। 50 लोगों की टीम हो रही है, वो उसको नहीं चला पा रहे। लोग कैसे लाखों लोगों को चला पाते हैं? बिकॉज एक सिस्टम होता है और शुरू से स्किल के ऊपर काम होता है कि किस आदमी को किस काम को कैसे करना है। सो हमें नॉलेज लेनी है और नॉलेज से फिर हमें स्किल डेवलप होता है, जब उस नॉलेज को हम एक्शन में लेके आते हैं, राइट। तो यहां नॉलेज देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको, ताकि इसको जाके आप प्रैक्टिस करें तो आपके स्किल्स बेहतर हों, राइट। सिर्फ ये 3 दिन की ट्रेनिंग पूरा सब कुछ नहीं कर सकती है, बहुत लंबा जर्नी है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स होना बाकी है, प्रोसेस है, एक के बाद कुछ कुछ चीजें होती रहेगी। तो जब भी मौका मिले इस तरीके की ट्रेनिंग का, वो जरूर आप अटेंड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइम फिर से ट्रेनिंग होगी, ऐसा लगातार होते रहेंगे। तो साल में कम से कम 5-6 ट्रेनिंग आप जरूर करें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम नहीं करेगी, राइट। तो यहां हम लोग बात करने वाले हैं इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, इस इंडस्ट्री का क्या स्कोप है, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो आप भी बढ़ेंगे। ऑब्वियसली कोई भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ जब होती है तो हम भी ग्रो करने लगते हैं, और उस इंडस्ट्री में डॉक्टर नेचर खास जगह क्यों लेती है वो भी हम बात करेंगे। तो आपका रुके रहना इस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है, और रुके रहने के लिए हमें कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए, यानी कि इसका दूरदर्शिता हमें होनी चाहिए कि इंडस्ट्री किधर जाने वाली है, हमको क्या क्या मिल सकता है, क्या हमारी आने वाली जनरेशन को भी फ्यूचर हमारा सेफ है कि नहीं है। सो फ्यूचर ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री एंड आयुर्वेदा इंडस्ट्री, एक्चुअल में आयुर्वेद इस वेलनेस इंडस्ट्री का ही हिस्सा है, लेकिन इस वेलनेस इंडस्ट्री का जो मुख्य कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, इस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आयुर्वेद है, राइट। सो भारत आयुर्वेद का जनक है, तो भारत में ये वेलनेस इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी हमारे आने वाली जिंदगी के लिए। मैं जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग की एक सेमिनार में गया था तो वहां इसके बारे में बताया जा रहा था, वेलनेस इंडस्ट्री इतना बड़ा होने वाला है। पॉल जेन पिल्जर जो
उन्होंने जो किताब लिखी थी द वेलनेस रिवॉल्यूशन, उसके बारे में बताया जा रहा था। तो उसको मैंने पूरा जब समझा तो बड़ा अच्छा लगा कि यार इंडस्ट्री तेज बढ़ने वाली है, तो मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए। उस हिसाब से मैंने काम भी शुरू किया और 2004 में भाई राजीव दीक्षित से मिलने के बाद समझ में आया, तो राजीव जी का ये कहना था कि अब अनडाउटली वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बढ़ रही है, लेकिन भारत इससे क्या अपॉर्चुनिटी भारत ले रहा है। दुनिया भर के अंदर फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल बेस्ड जो एग्रीकल्चर है, फर्टिलाइजर बढ़े। भारत में तो पहले नहीं होता था ना फर्टिलाइजर का उपयोग, पहले तो हम लोग गाय का गोबर डालते थे खेत के अंदर। फर्टिलाइजर पूरी दुनिया को अमेरिकन्स ने दिए, यूरोपियंस ने दिए, वेस्टर्न वर्ल्ड ने दिए, और पूरी दुनिया के अंदर फर्टिलाइजर बेच बेच के अरबों खरबों रुपए कमाया। तो जो भी इंडस्ट्री आती है यानी कि वेव की तरह अमेरिका से या यूरोप से एक पूरा का पूरा एक समुद्र में जैसे एक वेव उठती है, लहर उठती है, वो लहर वहां से शुरू होती है और भारत में आते आते वो लहर पीक पे चली जाती है, बड़ा हो जाता है विशाल, क्योंकि हमारा मार्केट साइज बड़ा है। सुबह आपने पॉपुलेशन देखी, जेपी शर्मा जी बता रहे थे, तो वहां से वेव उठती है और यहाँ आते आते विशाल बन जाता है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, किसी भी प्रोडक्ट की खपत ज्यादा होती है। तो भाई राजीव दीक्षित जी का कहना था कि कोक, पेप्सी या जो भी इस तरीके की चीजें हैं, दवाइयां हैं, अब जितनी भी चीजें हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, ये सब कुछ आता है अमेरिका से, फायदा पूरी दुनिया में वेव आती है, रिवोल्यूशन आता है, अमेरिका फायदा उठाता है। अब वेलनेस इंडस्ट्री बढ़ रही है तो ये एक मौका है भारत के पास में, क्योंकि वेलनेस यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, इससे बड़ा वेलनेस तो कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, राइट। तो भारत इसका जनक है। ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को उत्पन्न किया, इस दुनिया को सबसे पहले आयुर्वेद ब्रह्मा जी ने दिया, बाद में भगवान धन्वंतरी जी के बाद में और हमारे ऋषि मुनि, और करते करते यहां तक हमारे पास पहुंचा। तो आयुर्वेद का इतिहास बहुत पुराना है, ज्यादातर लोगों को मालूम भी नहीं है। खैर, तो लेकिन जब दुनिया भर में स्वास्थ्य की समस्या बढ़ रही है और लोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पे बीमारी से बचना चाहते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल को हेल्दी रखना चाहते हैं, हॉलिस्टिक वेलनेस, हॉलिस्टिक हेल्थ चाहते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, इन सब कारणों से ये वेलनेस इंडस्ट्री बढ़ रही है। जब वेलनेस इंडस्ट्री बढ़ने लगी तो अमेरिका से कुछ कंपनियां पाउडर, गोलियां, कुछ कुछ चीजें लेके और हमको वो दिए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इस वेलनेस इंडस्ट्री के हम कंज्यूमर बनते जा रहे हैं। उन लोगों के लिए होना ये चाहिए, भाई राजीव दीक्षित का ये कहना था कि होना ये चाहिए कि हम एक्चुअल में इसके जनक बने, हम पूरी दुनिया को ये प्रोडक्ट्स दें जिससे पूरी दुनिया स्वस्थ रह सकती है, और पूरी दुनिया को हम कंज्यूमर बनाएं, पूरी दुनिया भारत की ग्राहक होनी चाहिए, तब एक्चुअल में वेलनेस इंडस्ट्री का सही मायने में फायदा हुआ। तो मुझे बहुत सारी लंबी बातें थी, लेकिन ये मुख्य बात मुझे समझ में आ गई और मैंने उस अमेरिकन कंपनी को टाटा बाय बाय बोला, क्योंकि अपने देश से वफादारी करना ज्यादा जरूरी था कि मैं उस कंपनी के साथ वफादारी करता। तो तब से लेके अब तक मैं इस वेलनेस इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूं, और आपको भी क्यों करना चाहिए, इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत बड़ा है। मैं अगर चाहूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ियां, मेरे बच्चे और आने वाली, मैं कहता हूं हजारों सालों तक भी मैं मेरे से अगर मेरी सलाह पे अगर काम करे, तो मैं यही कहूंगा कि सिर्फ इस इंडस्ट्री में काम करना चाहिए, क्योंकि यहां पे पैसा कमाने के लिए आप लोगों को नेकी करनी पड़ती है, भलाई करनी पड़ती है। यहां पैसा, जितना पैसा कमाना है, आप जितना पैसा कमाओगे ना, किसी किसी की हेल्थ ठीक करके कमाओगे। अगर आप इस इंडस्ट्री से किसी भी तरह से जुड़े, आप चाहे जड़ी बूटियों की खेती करें तो भी आप वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे आप अच्छा कंटेंट लोगों को दें, यानी कि आप यूट्यूब पे, फेसबुक के माध्यम से लोगों को हेल्दी रहने के तरीके बताएं, वो भी वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है। आप योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, फिटनेस, जो भी बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज देते, सब कुछ वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो आप जितना पैसा कमाएंगे उतना अच्छा लोगों को सेहत मिलेगी। ये इंडस्ट्री दुआओं के साथ साथ में बहुत सारा पैसा दे रही है, आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अभी कुछ स्लाइड्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इंडस्ट्री क्यों बढ़ रही है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, पूरी दुनिया में जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। कंज्यूमर अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। आज हम सब अवेयर होते जा रहे हैं, आए दिन लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, या कोई बुक्स पढ़ते हैं,
जब हम लोग 9th-10th में थे तो कहीं भी रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पे कुछ एक आध मैगजीन आया करती थी हेल्थ के बारे में। आज एयरपोर्ट पे आप बैठिए, किसी भी बुक शॉप में जाइए, बहुत सारी तरह की बुक्स आती है। एक किताब अभी मैंने रिसेंटली खरीदी, इज योर डॉक्टर किलिंग यू? क्या आपका डॉक्टर आपको मार रहा है? उसमें बताया गया कि किस तरीके से एलोपैथी डॉक्टर आपके हत्यारे होते हैं। ये किसी अमेरिकन ऑथर ने लिखी है, मैंने नहीं लिखी है। ऐसे बहुत सारे बुक्स आ रही हैं। तो ये इंडस्ट्री से रिलेटेड, मतलब कुछ कुछ किताबें लिख के भी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड, राइट। वैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि किताब लिखने के लिए पिछले 4 महीने में कुछ 20-25 पेज तक तो पहुंचे हैं, जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, है ना। सो कंज्यूमर्स की अवेयरनेस बढ़ रही है। अच्छा, इधर मेरे पास ही, मैं सोचा स्लाइड क्यों नहीं बदल रही, मुझे बदलना तो दूसरा, कंज्यूमर जैसे जैसे अवेयर होता जा रहा है अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के बारे में। कुछ लोग, भाई राजीव दीक्षित जैसे आयुर्वेद को प्रेम करने वाले कुछ सच्चे लोग भी हैं इस दुनिया में, जो लोगों को बता रहे हैं कि एलोपैथी मेडिसिन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स को कहते हैं, आपने सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस आपने सुने होंगे जिसमें डॉक्टर्स ही कह रहे हैं कि एलोपैथी मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो वो भी अवेयर कर रहे हैं लोगों को। साथ ही साथ ये मेडिसिन कैसे बनती है इनके बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। आपको पता है क्या क्रॉसिन किससे बनती है? मेटफॉर्मिन किससे बनती है? ब्रूफेन किससे बनती है? कुछ पता है? नहीं पता ना। लेकिन यहां आयुर्वेद में आपको पता है आंवला जूस किससे बनता है? आंवला जूस आंवला से बनता है। एलोवेरा जूस, करेला जामुन है। तो लोगों को मालूम है कि इसमें क्या डला है, किस चीज से बना है। लोग उससे, है ना, रिजेंबल कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि क्या चीज है। अब ब्रूफेन है जी, खा रहे हैं, अरे भाई क्या खा रहा है, क्या चीज है ब्रूफेन, नहीं मालूम, राइट। तो जिस चीज का मालूम ही नहीं है आप वो क्यों खाते हैं भाई? कुछ दवाइयां ऐसी हैं खासकर जो हार्मोन से बनती है, चाहे इंसुलिन। बहुत सारे लोग खासकर टाइप 1 डायबिटीज में, और ज्यादातर लोग टाइप 1 में ही लगानी चाहिए, लेकिन टाइप 2 में भी डॉक्टर्स बहुत जल्दी उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं इंसुलिन पे आ जाओ, तो टाइप 2 को भी इंसुलिन पे ले आते हैं जबकि उनको जरूरत नहीं होती है फिर भी। तो ये इंसुलिन आज तक किधर से बनता है? अब तो कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बनने लगा है, मतलब फंगस वगैरह से भी बनने लगा है। लेकिन मेजरली पूरी दुनिया को जो इंसुलिन बना के लगाया गया, लोगों ने लगाया, वो जानवरों से उसको उत्पादन किया गया, गाय से और सुअर से, है ना। तो डायबिटीज आपको हो रही है और आपके चक्कर में गाय और सुअर को भुगतना पड़ रहा है। सो ऐसा डायबिटीज करवाना ही क्यों है? ये करवाते होती नहीं, एक्चुअल में लोग करवाते हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के। ये हम खुद ही करवाते हैं, बीमारी होती नहीं है बीमारी। सो हमें, बहुत सारे लोगों को हमारे देश में अलग अलग रिलीजन को मानते हैं। कुछ लोग हिंदुइज्म को मानते हैं, कुछ लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, कुछ लोग क्रिश्चियन को मानते हैं। लेकिन हर धर्म में एक गाय और सुअर को मारने का और उसका निकाल के अपने लगाने का तो परमिशन नहीं है ना। कोई नहीं कहता कि ये जानवरों को मार के तुम अपना बीमारी को ठीक करो। तो ये अमेरिकन सही में बहुत क्रूअल है, बहुत ही निर्दयी है, और अपना पैसा कमाने के लिए। अच्छा, किसी को बताया? आप सोच के देखो कि कोई कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है, छोटा मोटा भी, तो पता चलता है लोगों को किससे बना रहा है। अरबों खरबों रुपए का कारोबार है। मतलब अमेरिका में भारत की जितना जीडीपी है साला, उतने की तो वो दवाइयां बेच रहे पूरी दुनिया को। छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा लेवल पे काम हो रहा है, और वो काम का पता ही नहीं चल रहा पूरी दुनिया को, कितना सीक्रेटली काम हो रहा है। अगर पूरी दुनिया को बताते वो कंपनी वाले कि हम सुअर और गाय को मार मार के तुमको इंसुलिन बना के दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया की 80% जो बीमार हैं डायबिटीज वाले, वो इंसुलिन लेने से मना कर देते। आपको क्या लगता है? राइट। लेकिन फिर भी इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया और सालों तक पता नहीं चलने दिया। और जो इंसान बताता था, लोगों को बताना शुरू किया इन सब चीजों के बारे में, उस इंसान को दुर्भाग्य से इन लोगों ने रहने नहीं दी दुनिया में। उनका नाम है भाई राजीव दीक्षित। नहीं, बहुत बुरा हुआ। लेकिन वो, जैसे भाई अभी जेपी जी कह रहे थे, वो इंसान आज भी कहीं ना कहीं, उसकी आत्मा हमारे बीच में कहीं ना कहीं है। और जब भी हम आयुर्वेद को बढ़ाने की बात करते हैं, वो पुण्य आत्मा बहुत खुश होती होगी। बहुत खुश होती होगी, राइट, क्योंकि उन्होंने उसको, आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया।
अभी विवेक बिंद्रा जी ने एक वीडियो बनाया कि राजीव दीक्षित जी की वजह से $1 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। बहुत सारे लोग, मेरे जैसे लोग और तमाम लोग, बाबा रामदेव और पता नहीं कितने अनगिनत लोग बहुत अच्छा सक्सेसफुली हेल्थ के बिजनेस को, आयुर्वेद के बिजनेस को, न्यूट्रास्यूटिकल के बिजनेस को चला रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो जो इंसान सब लोगों के लिए इंडस्ट्री खड़ा करवा सकता है, क्या वो नहीं कर सकते इस बिजनेस को?